अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और कोरोना से लड़ने की जो जद्दोजहद चल रही है, जो जंग चल रहा है हमारे देश में, WHO के गाइडलाइन पर चलते होंगे, डॉक्टर्स के बताए हुए सुझाव का पालन करते होंगे और सरकार की बताई हुई तमाम बातों की हम लोग को पालन करना ज़रूरी है, तभी इस बीमारी से हम लोग लड़ सकते हैं। तो कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो इस बारे में बात करते हैं, जो मैंने टॉपिक पे लिखा है कि आखिर क्यों देश की मीडिया जो है मुसलमानों का कत्लेआम कराना चाहती है। क्यों इस देश की जो मीडिया है, हमारे देश की जो मीडिया है, वो मुसलमानों का जेनोसाइड कराना चाहती है, एक नरसंहार कराना चाहती है। इस बारे में हमें अब बात खुल के करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मीडिया का रवैया देखने को मिल रहा है, ये मामला अब छोटा मोटा नहीं रह गया है, बहुत गंभीर हो गया है। क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ने वाली है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ने वाली है। इसीलिए इस पर अब बात होनी चाहिए दोस्तों, और बहुत अच्छे से। मतलब मैं अपनी जो बात रख रहा हूँ, जो पॉइंट रख रहा हूँ, जो चीज़ें देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू, या फिर जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर हमें बात करने की आवश्यकता है। तब जाकर शायद कुछ क्लेरिफिकेशन आपको हमारी तरफ से और हमें आपको बताने में ये अच्छा भी लगेगा कि किसी कम्युनिटी पर किसी तरह की बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे पता है कि इस देश में 90% लोग बहुत अच्छे हैं, हिंदू मुसलमान सब, सारे के सारे लोग। अब ये जो ख्याल है मेरा, ये मैं सोचता हूं अपने हिंदू भाइयों के लिए, वही चीज़ हिंदू भाइयों को भी मुसलमानों के लिए सोचना चाहिए, सिखों के लिए सोचना चाहिए, ईसाइयों के लिए सोचना चाहिए, सबको एक दूसरे के लिए सोचना चाहिए। तभी ये ईमानदार सोच जो है देश में अमन शांति हमेशा रखेगा। मैं ये बात आज क्यों कह रहा हूं कि आपको पता है, राहुल चौधरी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है मेरी बात से तो आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो तुम्हें बताओ मैं ब्लॉक कर देता हूं, 2 सेकंड लगेगा। बात अगर सुनना है तो तरीके से सुनो, अपनी बात कहनी है अपनी बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं सुनना है तो चले जाओ, नहीं तो बकवास का कमेंट करोगे, ब्लॉक कर दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। जो बात कह रहा हूं उसको समझो, जिंदगी का सवाल है। एक वीडियो मैंने शेयर किया था अभी, जिसमें एक अपंग इंसान एक महिला को गोली मारता है बिल्कुल सबके सामने। पता है, उस वीडियो के नीचे लाखों लोगों का कमेंट आया कि बहुत गलत हुआ, इसको मार डालो, इसको। और तमाम लोगों ने बोला, सभी समाज के लोगों ने बोला। पता है क्यों? क्योंकि आपने वो दरिंदगी अपने आंखों के सामने उस वीडियो में देखा। और ऐसी कई दरिंदगी जो है समाज के इस तरह के गंदे मीडिया की वजह से एक समाज के लोगों के साथ इस तरह की घटना लगातार घट रही है। किसी मुसलमान को देखकर उसको मारा पीटा इसलिए जाता है कि उसको उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है मीडिया के थ्रू कि ये कोरोना वायरस फैला रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया ने लगातार, आपने मुंबई का भी मामला देखा जो बिल्कुल सरासर झूठा निकला, किस तरीके से बांद्रा वाले मैटर को मुसलमान मस्जिद एंड दिस एंड दैट करके रजत शर्मा जैसे लोग, रूबिका लियाकत जैसे लोग और सरदाना जैसे लोग जो हैं, इसको हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश करें। मैं ये लाइव वीडियो अभी जो आया हूं, इसके पीछे ये कारण है कि अभी मैं आपको दिखाता हूं। मैं अभी चैनल एक देख रहा था, आज तक, जिसमें रोहित सरदाना लाइव है। ये रोहित, मैं चैनल देख रहा था, रोहित सरदाना लाइव आया हुआ था। आपको पता है, देखिए, मुझे किसी से हमदर्दी नहीं है, किसी मुस्लिम समाज की किसी भी मौलाना से। अगर वो गलती करता है, चाहे वो मौलाना हो या आम इंसान हो, मैं हूं या आप हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी के प्रति जब तक पूरे तरीके से छानबीन नहीं हो जाती, जब तक किसी का गुनाह साबित नहीं हो जाता, उसके लिए नफरत नहीं फैलानी चाहिए। आपको पता है, देखिए, भाषा का इस्तेमाल कैसे होता है। नफरत फैलाने के लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं। अगर आज मेरे बारे में किसी को नफरत फैलाना होना, तो मेरे मजहब को लेकर, रफीक के बारे में उल्टा सीधा बोलकर बहुत सारे लोग नफरत फैला सकते हैं। भाषा क्या होती है कि मौलाना छुपा हुआ कहाँ है, इसने कहा। और कितनी बेइज्जती वाली लैंग्वेज। एक क्लरिक्स है, एक जानकार इंसान है, चाहे वो पंडित जी हो
या कोई मौलाना हो या कोई भी हो, जब तक आप उसकी गलती को साबित नहीं कर पाते हैं, उसकी उसकी बेइज्जती करना, उसके कैरेक्टर का एसेसिनेशन करना, ये एक सभ्य समाज की पहचान नहीं है। लेकिन पता है मकसद क्या होता है इसके पीछे दोस्तों? इसके पीछे मकसद ये नहीं होता कि किसी मौलाना साद साहब, वही जो जमात वाले मामला जो दिल्ली का आया था ना, उस मैटर में इसकी खबर में कैसे आता है कि मौलाना कहाँ छुपा हुआ है, ये क्या वो उसको खुद कोरोना वायरस फैला हुआ हो चुका है क्या? मतलब जो भाषा बोलने का तरीका है ना, वो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, बहुत बड़ा कोई मुजरिम है, बहुत बड़ा किसी तरह का ये घटिया इंसान है, बहुत बड़ा जुर्म करके ये छुपा हुआ। मतलब आपके दिलो दिमाग में मुसलमानों के लिए एक ऐसी छवि तैयार करना जिससे मुसलमानों के ऊपर आप सिर्फ एक सेंटेंस में बोल जाएंगे कि ये देश का दुश्मन है। आपको आपके दिमाग में सिर्फ एक बात डाल दिया जाएगा कि इस देश में जो भी गलत हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो मुसलमानों की वजह से हो रही हैं। मैंने इसीलिए सेंटेंस लिखा जो मैंने अपने टॉपिक में लिखा है कि क्या मुसलमानों का कत्लेआम चाहती है मीडिया देश की। आप पिछले कई घटनाओं को उठा के देख लो। मुरादाबाद वाले घटना को लेकर सभी लोगों ने उसकी शिकायत करी, सब लोगों ने उसकी मजम्मत करी, सब लोगों ने उसके बारे में गलत बोला। मैंने भी कल वीडियो बनाया था, उसमें मैंने भी बोला। उसमें बहुत सारी छानबीन होना जरूरी है दोस्तों। जैसे वो अपंग इंसान उस महिला को गोली मारता है, वो मुजरिम है, उसको जेल होना चाहिए, फांसी हो जाए, फांसी भी होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब किसी जुर्म के बारे में, जब किसी तरह का क्राइम होता है ना, उस क्राइम को जड़ से रोकने के लिए उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। पहले आप किसी पुलिस वाले से पूछ लीजिएगा, किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से पूछ लीजिएगा कि आप लोग किसी क्राइम को खत्म करने के लिए कैसे स्टडी करते हैं, तो वो बताएगा कि जब भी कोई क्राइम होता है ना, तो क्रिमिनल को पकड़ना ही मकसद नहीं होता, बल्कि उस क्राइम के पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं ताकि दोबारा कोई ऐसा इंसान गलती ना करे, कोई इस तरह का क्राइम ना करे, उसको रोका जा सके। तो अभी हम किसी के क्राइम के बारे में प्रूफ कर नहीं पाते हैं। हमें अगर उसके बारे में कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता है, लेकिन उसके बारे में इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आपके दिल दिमाग में सिर्फ नफरत भर जाती है। मौलाना साद को लेकर उसी तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक जिम्मेदार इंसान है, जिसने लगातार कहा है कि इसमें सरकार की मदद करनी है, जो भी इस तरह की बातें हो रही हैं मैं इसके साथ हूं, सरकार के साथ हूं। जो लोग फंसे हुए थे वहां पे मरकज में, उसको लेकर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मौलाना साद साहब को बचाने की बात, या किसी तरह के लोगों की किसी ने गलती किया है तो उसको बचाने की बात, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जब तक आप किसी तरह की गलती को प्रूफ करते नहीं है, आपकी जो भाषा होती है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपका मकसद ये हो कि रफीक को बदनाम कर दो, वो भी एक भारत के चौथे पिलर जिसको मीडिया कहते हैं उसके द्वारा। किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन ऐसे नहीं होना चाहिए कि कल को वो सड़क पर जाए तो भीड़ उसको गोली मार दे, भीड़ उसको पत्थर मार दे, भीड़ उसको लाठी मार दे। मुरादाबाद के मैटर को लेकर यूपी की जो गवर्नमेंट है एनएसए वाला कानून लगाने जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो बना हुआ है, यानी कि जो एक आतंकवादी के ऊपर लगता है, उस तरह के मैटर को लेकर पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। जहां पर कुछ लौंडे छोकरे पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो छत पर से पत्थर मार रही हैं। अब देखिए, इसको इतना इंटेंसिफाई कर दिया जाता है। बिहार के मोतिहारी में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। इसी क्वारंटाइन के वक्त में एक महिला के साथ बलात्कार भी 2 दिन तक लगातार किया जाता है। बिहार में एक घटना घटती है कि पुलिस अधिकारी को और डॉक्टर्स के ऊपर में गांव के लोगों ने लगातार हमला कर दिया, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है क्योंकि वो दूसरे समाज के लोग हैं। लेकिन मुरादाबाद के मैटर को इतना इंटेंसिफाई कर दिया गया ना कि आपको सुनने के साथ लगेगा साले ये मुसलमान ही ऐसे होते हैं, मारो इनको, ये देश में रहने के लायक होते ही नहीं है, इनको ये मार देना चाहिए, इनको गोली मार देना चाहिए। उनका इस तरह की भावना आपके दिल में कब आती है? जब हम उस तरीके से पेश करते हैं चीजों को। वही काम देश की गोदी मीडिया कर रही है। आपको मकसद ये नहीं है कि ये लोग कोई खबर बता रहे हैं, मकसद इनका ये होता है कि मुसलमानों को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि ये देश के दुश्मन नजर आने लग जाए।
इनके हर अच्छे काम या इनके देश का कंट्रीब्यूशन ये सब लोग भूल जाएं। लेकिन जब किसी घटना की बात आती है ना, तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आपके दिलो दिमाग में सिर्फ नफरत फैल जाए। और यही चीज देश के लिए बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है। आप यकीन मानो, आप लोग उस जमाने के जर्मनी के बारे में पढ़िएगा, इसी तरीके से हिटलर के जो मिनिस्टर हुआ करते थे, जो उसकी ब्रॉडकास्ट मीडिया हुआ करती थी, इसी तरीके से यहूदियों को रिप्रेजेंट किया जाता था। उनको हर तरह के देश की समस्या का जिम्मेदार माना जाता था उनको। फिर बाद में क्या हुआ, अगर आप इंसान हैं तो उस घटना के बारे में आपको पता होगा कि किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी थी। कई इंसानों को मारा गया था, गैस चेंबर में बंद करके मारा गया था। हॉलोकॉस्ट आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़े होंगे तो। ये मेरा बताने का मकसद क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है दोस्तों, उसका असर जमीन पे दिखाई दे रहा। कई जगह ऐसा हो रहा है कि वहां पे मुसलमान सब्जी वाले को मारा जा रहा है, मुसलमान किसी गरीब लड़के को कोई गांव से गुजर रहा है तो उसका नाम पता पूछा जा रहा है, आधार कार्ड देखा जा रहा है। और ये कौन से कानून में लिखा है कि एक आम इंसान दूसरे आम इंसान को मार पीट कर उसका आधार कार्ड देखने की बात करें? ये मीडिया दोस्तों, आज आपको लगता है ना कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि ये मुसलमानों को डिफेम करने में लगी हुई है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। या फिर आपको ये लग रहा होगा कि ना ना, मुझे जिससे नफरत है, आपके दिल में जिसके लिए नफरत है, वो उसको टारगेट कर रही है, इसलिए मुझे मजा आ रहा है। कल को अगर इस देश के मुसलमान को अगर मान लीजिए कि शांत कर भी दिया गया और ये लोग कत्लेआम करके जेनोसाइड करा भी दिए, और उसके बाद से कोई मुसलमान किसी भी तरीके से आम इंसान की जिंदगी नहीं जीता है, तो अगला नंबर पता है आप ही के समाज के उन लोगों का होगा जो लोग आपकी भलाई के लिए आवाज उठाते हैं, जो लोग गरीब तबके के होते हैं, जो लोग दलित होते हैं। दलित को वैसे भी दबाते आया गया है। फिर उस तरह के मेंटालिटी वाले लोग जब मीडिया में बैठेंगे तो दलितों के ऊपर में, गरीब हिंदुओं के ऊपर में, गरीब ईमानदार हिंदुओं के ऊपर में, आवाज उठाने वाले हिंदुओं के ऊपर में वो इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि वो देशद्रोही है। और फिर कुलबर्गी का जिस तरीके से मर्डर कर दिया गया ना, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि ये देशद्रोही है, जैसे कन्हैया कुमार को प्रेजेंट किया जाता है कि ये देशद्रोही है। क्योंकि ये सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्री हैं जिन्होंने इस पत्रकारों को पाल के रखा हुआ है, और कुछ जनसंघी मानसिकता के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाना उनका मकसद है। आज इस बारे में खुल के बात करिए दोस्तों। कोई भी क्राइम होता है, कोई भी मुजरिम होता है, उसको उसी नजरिए से देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाकर आप इंसाफ कर सकेंगे। अगर आप जिस दिन किसी भी जुर्म को, किसी भी मुजरिम को उसके धर्म मजहब के हिसाब से देखने लग गए, उस दिन से इस देश में इंसाफ होना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन से इस देश में अमन शांति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस देश में कि जो मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है और जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, वो साफ और साफ ये दिखाता है कि वो किसी समाज के ऊपर में हाथ धो के पीछे पड़ गई हुई है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि एक खास कम्युनिटी है, इसको बिल्कुल दुश्मन साबित कर दो, इसको बिल्कुल एक। और अंत में क्या होगा? अंत में ये होगा कि जब भी किसी जगह पे कोई गरीब मुसलमान दिखाई देगा, जब भी किसी ऐसी जगह पे जहां पर कुछ बाहुबली टाइप के लोग होंगे जो मुसलमान को पाएंगे और वो उसको मार डालेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये चीज नहीं भी होता है तो, अगर ये चीज नहीं भी होता है, मान लीजिए आपके अंदर अच्छाई है, लेकिन जिसके अंदर बुराई है और जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जिसने मुसलमानों को मारने का एक दिमाग में कीड़ा पाल रखा है, जिसने किसी एक समाज को नुकसान पहुंचाने का कीड़ा पाल रखा है, वो अपने हर कृत्य को, अपने गलत काम को वो जस्टिफाई कर देगा इसी तरह के मीडिया के दिखाए हुए रोल को। वो कल को किसी मुसलमान, किसी गरीब लोगों को, किसी दलित को, किसी हिंदू गरीब को, किसी ईमानदार लोगों को अगर वो मार देगा ना, उसका मॉब लिंच कर देगा, तो वो आपको ये वीडियो दिखाकर जस्टिफाई करेगा कि देखो देखो मैंने इसीलिए मारा था क्योंकि मीडिया में दिखाया जा रहा था कि ये कोरोना वायरस फैला रहा था, या ये देशद्रोही था, ये मुसलमान था, ये हिंदू था, ये इस तरह की बातें थी, और आप जस्टिफाइड हो जाएंगे। आपको लगेगा नहीं तब तो ठीक किया इसने, क्योंकि मीडिया ने तो दिखाया है कि ये समाज का दुश्मन है, ये देश का दुश्मन है। लोग अपने हर गलत काम को इस बात से जस्टिफाई करने लग जाएंगे कि मैंने जो किया वो सही किया।
और आज वही हो रहा है। आप एक भी मुझे केस बता दो जो मॉब लिंच करने वाले लोग थे, जो कुछ ही गुंडे समाज के लोग थे, जो ये आतंकवादी थे, जो किसी गरीब इंसान को जानवर के नाम पे मार दिए, उनको किसी बड़ी सजा को मतलब बड़ी सजा मिली हो और मीडिया उसको ग्लोरीफाई करके दिखा रही हो कि हमारे देश की न्यायपालिका अभी भी जिंदा है, देखो कोई किसी गरीब को नहीं मार सकता है। क्यों नहीं ग्लोरीफाई करती है मीडिया? क्योंकि ये जो मीडिया में बैठे हुए जनसंघी हैं, जो मुसलमानों का कत्लेआम चाहते हैं, वो इस तरह के मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा हो। ये वो मीडिया बन चुकी है जो जेनोसाइड कराना चाहती है, कत्लेआम कराना चाहती है देश के अंदर में। अगर इनका मकसद देश के अंदर में संतुलन बनाए रखना होता, अगर इनका मकसद देश के अंदर में भाईचारगी को बनाए रखना होता, अगर इनका मकसद हिंदू मुसलमान में एकता बनाना होता, तो ये उस बात को ग्लोरीफाई करते हैं जिससे हमारे देश के संविधान की इज्जत बनती है, जिससे इस देश के कानून की बात होती है। लेकिन ये कानून की भी बात कब करेंगे? जब ये कोई सिलेक्टिव मैटर होगा, जब ये किसी एक समाज के मुसलमान या हिंदू या किसी के भी जिसका इनसे खुन्नस है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई भी हो। जैसे कि मुरादाबाद वाला मैटर, ये एक नॉर्मल क्राइम है दोस्तों। आप गांव में भी कभी कभी जाते हो, मैं गांव का रहने वाला, आप लोग भी गांव के रहने वाले होंगे, वहां पर भी जब कहीं लड़ाई झगड़ा कहीं गांव में होता है, खेल खेल में लड़ाई हो जाता है ना, तो वहां पर भी लोग पथराव कर देते हैं। पुलिस जब आ जाती है तो उससे भी हाथापाई कर लेते हैं। लेकिन इसको इस तरीके से इंटेंसिफाई किया जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है कि देख लो कि ये मुसलमान होते ही ऐसे हैं, ये मुसलमान होते ही गद्दार हैं, ये मुसलमान होते ही दुश्मन है। इस तरीके से ग्लोरीफाई इंटेंसिफाई किया जाता है उस तरह के कांड को। एक इतना बड़ा देश है, क्राइम होगा, उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में पुलिस है, नियम है, कानून है। लेकिन जिस तरीके से उस घटिया हरकतों को मीडिया जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे की मानसिकता को आप लोग समझिए। कोई घटना घटती है, इसको फौरन से, ये आप भी देखते होंगे और मैं अपनी भी बात बता रहा हूं, ईमानदारी से आप लोग भी बताइएगा। आज कोई भी घटना घटती है या मीडिया में खबर आती है, कोई इस तरह की बात होती है ना, तो सबसे पहले लोग खबर में ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये मसला किस समाज से जुड़ा हुआ है। ये जो घटना को अंजाम दिया वो मुसलमान था कि हिंदू था। जब भी कोई खबर आती है ना, अगर आज कोई खबर आ जाए, जैसे अभी एक मैंने पोस्ट डाल दिया, जैसे मान लीजिए कि गुजरात में 700 लोगों को कोरोना वायरस हुआ, जिसमें एक इंसान की वजह से लगभग 200 लोगों को हुआ, तो पता है लोग सबसे पहले जानने की क्या कोशिश करेंगे कि वो एक इंसान मुसलमान था कि हिंदू था। इस तरह की मेंटालिटी को डेवलप कराया जा रहा है दोस्तों इस देश में। इस तरह के धार्मिक उन्माद को, नफरत को, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है हमारे देश की मीडिया के द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर में कत्लेआम हो, दंगा फसाद हो। दिल्ली में दंगे पर इस तरह के कार्रवाई आपने नहीं देखी होगी, जो 2-4 लौंडों के पथराव के वक्त में ड्रोन से चेकिंग कराया जा रहा है। ड्रोन से, आपको पता है कि ड्रोन से देखा जाए, मतलब देखिए, घटना को ऐसे पेश करना कि बाप रे बाप कितनी बड़ी घटना हो गई। ऐसा लग रहा था कि अगर ये घटना को कंट्रोल ना किया जाता तो देश ही हमारा बर्बाद हो जाता। इस तरीके से इंटेंसिफाई किया जाता है। लेकिन जहां पर इंसानियत का कत्ल हो रहा था दिल्ली में, जहां पे 3 दिनों तक लगातार किसी के घर में घुसकर उसके घर को जलाया जा रहा था, जिसके दुकानों को जलाया जा रहा था, जान से मारा जा रहा था, मार के नाला में फेंका जा रहा था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस पर कोई इतने शिद्दत के साथ, जोश के साथ पुलिस पर सवाल नहीं कर रहा था कि तुमने कार्रवाई क्यों नहीं करी, तुमने ड्रोन से चेकिंग क्यों नहीं कराया कि कौन से छत पे कौन लोग खड़े होकर पथराव कर रहे हैं। कार्रवाई होती है, लेकिन उसको भी दिखाने का, पेश करने का, कार्रवाई करने का जो तरीका होता है और जिस तरीके से मीडिया उसको दिखाने की कोशिश करती है, उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ बेईमानी भरी होती है। बायस्ड होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं, बैलेंस्ड नहीं होते हैं। ये एक सबसे बड़ा खतरा हमारे देश में आज के डेट में जो पैदा हो रहा है दोस्तों, वो ये मीडिया वायरस है। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से, मैं ये भी नहीं कहता कि मीडिया के ऊपर में कंट्रोल किया जाए, मीडिया के ऊपर में कोई कानून बनाया जाए, मीडिया के ऊपर में सरकार कंट्रोल करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि भाजपा सरकार ने अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी कि कोई भी खबर चलाई जाए वो हमारे थ्रू चलाई जाए, हमें बताकर चलाया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया। नहीं, इस तरह की बात नहीं होगी, ये स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश में पत्रकारिता को मिलेगी आजादी। लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं हो गया कि आप किसी समाज को इस तरीके से पेश करें कि वो इस देश के दुश्मन है। और बीजेपी की सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्री, चाहे वो गृह मंत्री हो, अमित शाह हो या कोई हो, कोई तो कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जब एक स्टेट का उद्धव ठाकरे छोटी सी कार्रवाई करके मीडिया वालों को कंट्रोल कर सकता है कि भैया तुम इस तरह की बातें मत करो, झूठी खबरें मत फैलाओ, तो क्या हमारे देश के इतने सशक्त नेता अमित शाह, जो मतलब कि लोग कहते हैं चाणक्य हैं, मोदी, क्या ये अगर एक दो शब्द बोल दे कि मीडिया वालों तुम लोग कंट्रोल में रहो, हिंदू मुसलमान मत करो, हमसे सवाल करो, हम तुमसे जवाब देंगे, हमें तुम्हें जवाब देना है, तो क्या ये लोग बात नहीं मानते? इस देश में सारे लोग कमाने खाने के लिए पीछे परेशान हैं। आज के डेट में तो और भी लोग परेशान हैं। जो कोरोना के वक्त में लोगों को देशबंदी कर दी गई है, इसमें और लोग परेशान हैं। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से घर में बैठे हुए लोगों के दिलो दिमाग में हिंदू मुसलमान का जो नफरत पैदा करवाया जा रहा है, ये मामला बहुत ही गंभीर है, जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए दोस्तों। ये मामला अब बिल्कुल छुप छुपा के बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं चलो रहने दो, इस मैटर को छुपाओ, कोई बात नहीं, ये देखा जाएगा आगे। नहीं, ये मकसद अब बिल्कुल मीडिया का हो गया। इस देश में दो चार मीडिया हाउसेज ऐसी हैं जिनका मकसद जो जनसंघियों के इशारे पर चलती है, जिनका खुन्नस से किसी एक समाज से पता नहीं क्यों, क्या पता उसके घर में क्या ऐसी मतलब बातें हो गई हैं जिससे इतनी नफरत हो गई है। ये बात खुलकर होनी चाहिए कि क्या इस देश में ये मुसलमानों का कत्लेआम करवाना चाहते हैं, जेनोसाइड कराना चाहते हैं, नरसंहार कराना चाहते हैं? क्या ये उसी तरीके का जर्मनी बनाना चाहते हैं इस देश को, जिसमें माइनॉरिटी को मार के पूरा मतलब उनको खत्म कर दिया जाता है? क्या इस तरह का ये समाज बनाना चाहते हैं? इस बारे में खुल के बात होनी चाहिए। और एक बात और भी है, जितने भी लोग मैं देखता हूं, जैसे कि अभी दो चार लड़के ने कमेंट किया जो हिंदू समाज से आते हैं हमारे भाई, इनके भी भाषा में जब ये कमेंट करते हैं ना, तो इनका मकसद ये होता है कि अरे यार रफीक, तुम मुसलमानों की बात को क्यों नहीं करते हो। मतलब इनके दिलो दिमाग में ये लगता है कि मतलब मैं बोलूं मुस्लिम समाज के लिए तभी मैं अच्छा मुसलमान कहलाऊंगा या अच्छा भारतीय कहलाऊंगा। जो एक क्राइम करता है, उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बैठी हुई है, चाहे वो हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे। लेकिन अगर कोई एक हिंदू भाई के मुंह से ये बात निकलती है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सांप्रदायिकता का कीड़ा घुस चुका है। और आप एक बहुसंख्यक समाज से आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है मेरे भाई, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि बहुसंख्यक समाज अगर हिंसक हो गया, बहुसंख्यक समाज अगर इस देश के कानून का पालन करना बंद कर दिया, तो इस देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलेंगी, दंगे फसाद होंगे और कुछ भी नहीं। माइनॉरिटी को तो फिर भी कंट्रोल करना आसान है, पुलिस है, जब चाहती है तब पीट देती है, जब चाहती है तब उठा के लेके चली जाती है। और दूसरी जगह पे मीडिया है, आपको हमें आतंकवादी घोषित करने के लिए, साबित करने के लिए। थोड़ा सा दिमाग पे आप लोग जोर डालिए कि जब किसी तरह की खबर फैलाई जाती है कि चलो, जैसे कि मौलाना साद के बारे में, मरकज के बारे में बहुत सारे ऐसी झूठी खबरें फैलाई गई कि अश्लील हरकतें की जा रही हैं किसी मौलाना के द्वारा, जबकि वो मामला पाकिस्तान का होता है और 1 साल पुराना होता है। लेकिन मैं जब देखता हूं कि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है मेरे पोस्ट पर और वो उसी तरह के मैटर को कोट करते हैं कि अरे रफीक, तुम्हारे वो मुस्लिम समाज का लड़का ने इस तरह की हरकत करी, तुमने उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला? देख लीजिए आपके दिमाग पर किस तरह के फेक न्यूज का असर पड़ता है। उसी तरीके से जब भी आप बात करेंगे, जब भी किसी घटना पे बात करेंगे, तो आपके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात वो बैठी रहेगी जो ये मीडिया वाले आपके दिमाग में बैठा चुके हैं। एक हफ्ता लगातार मरकज को लेकर मीडिया ने जिस तरीके से कैंपेनिंग किया, जिस तरीके से एक प्रचार किया कि भैया ये मुसलमान ही हैं जो देश में नुकसान पहुंचाए हैं, तो उसके पीछे में बड़े बड़े जितने भी मुद्दे थे सब छुप गए। कि जब देश में पहला वायरस का मामला आया तो उसके बाद से 60-70 हजार लोग आए, क्यों नहीं भारत सरकार ने उस वक्त कदम उठाया? क्यों ट्रंप का प्रोग्राम करवाया? क्यों गुजरात में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हुए?
क्यों मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्टिंग कराई गई? क्योंकि जब ये सब सवाल होने लगेंगे तो सरकार कटघरे में आ जाएगी। और जिसकी सरकार है उसने नकेल कसा हुआ है इन तमाम दलाल मीडिया को हर तरीके से कानून बनाकर, क्योंकि आईटी एक्ट में 2016 में ही आते के साथ इन लोगों ने सबसे पहले कानून चेंज किया था आईटी एक्ट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कि वो बिना किसी सम्मन जारी किए हुए 6 महीने तक किसी भी संस्था को वो बंद कर सकते हैं, उस पर रेड मार सकते हैं। ये कोर्ट से ये इन्होंने कानून बना दिया था, जिसकी वजह से जितने भी दलाल और चोर मीडिया हाउसेज हैं उनकी गर्दन फंसी हुई है कि भैया कौन इनसे मोल ले, चलो हिंदू मुसलमान करो। इनको भी तो टीआरपी चाहिए। ये टीआरपी के लिए ये हिंदू मुसलमान करते हैं और इनके पोस्ट को शेयर किया जाता है, इनके चैनल्स की डिमांड बढ़ती है और लोग इसको देखते हैं, जिससे इनका इनकम बढ़ता है। तो सारा खेल जो है अपने अपने मुनाफे का है। यहां पर हिंदू मुसलमान कराने वाला कोई नेता, उसको वोट का लालच है। क्यों नहीं आज जिस तरीके से अमित शाह दिल्ली में जाके पर्चा बांट रहे थे कि आप लोग वोट मुझे दीजिएगा, लेकिन आज 22 दिन हो गए, एक दिन भी वो नजर नहीं आए कि कोरोना वायरस में लोग जी कैसे रहे। वो किस तरह के षड्यंत्र में लगे हुए हैं? क्या वो छुप होकर मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, या इलेक्शन की तैयारी कहीं कर रहे हैं, या बैठकर आप किसी तरह के कानून पे इस तरह का काम कर रहे हैं, या खुद बीमार हैं? आप क्यों नहीं आके इसके बारे में बात कर रहे हैं कि देश के अंदर में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है इस मीडिया के द्वारा, क्या आप इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? देश के इतने बड़े नेता होकर, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं दोस्तों इसको लेकर, फेक न्यूज को लेकर। जैसे आपको एक मैं खबर बता रहा हूं कि एक खबर फैली कि एक क्वारंटाइन किया हुआ मुसलमान आदमी दाढ़ी और टोपी वगैरह दिखता है, उसको बरामदा में दिखाया जा रहा है कि देखो वो किस तरीके से डॉक्टर के सामने नंगा आकर बदतमीजी कर रहा है, थूक रहा है और पेशाब कर रहा है। ये खबरें फैलाई गई मीडिया के द्वारा, इसी तरह के आज तक न्यूज के द्वारा और एबीपी न्यूज वगैरह के द्वारा। और बाद में ये पता चलता है कि वो खबर जो है वो पाकिस्तान का है, 2019 का मामला है, वो पागल इंसान था और उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि इस देश में इस तरीके से किसी ने किया है। जमात के मैटर को लेकर 2000 घरों में चेकिंग कराया गया, एक भी घर में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। और अगर किसी मुसलमान को वायरस होता भी है तो ये वायरस बीमारी फैली हुई है तो हिंदू को हो, मुसलमान को हो, सिख को, ईसाई को हो, किसी को तो होगा, किसी को तो होगा ना जी भाई। तो इसको क्यों हिंदू मुसलमान की नजर से देखना है? कोई घटना घटती है उसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि बस इसका मकसद जो दिखाने का होता है ना मीडिया का, कि ये मुसलमान ही हैं जो करते हैं ऐसा। इसके बारे में आप लोग खुल के एक बार सोचिए, अपने आसपास के मुसलमान दोस्तों से बैठ के बात कीजिए, हिंदू दोस्तों से बैठ के बात कीजिए, सिख दोस्तों से बैठ के बात कीजिए कि आखिर क्या बात है। बहुत सारे ऐसी लोगों में अनपढ़ की वजह जैसी भाषा का इस्तेमाल कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए उनको, और उनको भी इस बात का एहसास है। वो खुद ही बोलते हैं कि मेरे तो बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं वो, लेकिन ऐसे नहीं है। लेकिन आप मेरे बारे में राय करते हैं, किसी XYZ मुसलमान के बारे में राय ऐसा क्यों कर लेते हैं? आप तो मुझे पर्सनली जानते नहीं है। क्योंकि आपका जो मिजाज है वो मीडिया के द्वारा बना दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आप इससे पहले कि आपका जो मिजाज है और भी खतरनाक होता चला जाए, और मैं ये मत सोचिए कि ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये जो बातें मैं बता रहा हूं कि इससे मुसलमानों का कत्लेआम होगा या इस तरह की बातें होंगी, दंगा फसाद होगा, ये बातें अगर आप भी गौर से बैठ के सोचेंगे ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से इस देश में जब मॉब लिंच किया जाता है और उसको किसी द्वारा जस्टिफाई करा दिया जाता है, जब कोई घटना घटती है तो उसको हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है, और वो गलती से मुसलमान नाम का कोई मुजरिम मिल गया तो बस खत्म, सारा मर दिया जाएगा एक समुदाय के ऊपर में। और आपको भी ये लगेगा हाँ देखो मैं बोलता था ना ये है ही लोग ऐसे। जबकि कोई क्राइम, जो भी मुजरिम हो, उसका कोई लेना देना नहीं है किसी मजहब से। अगर ये मीडिया वाले वाकई में देश का भला चाहते, अगर ये मीडिया वाले वाकई में देश का भला चाहते तो ये लोग उस तरह के मामलात को दिखाते जो आम गरीब जनता से जुड़ी हुई बात है, आपके हमारे नौकरी से जुड़ी हुई बातें हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं,
अगर इस देश में 70, 80, 90% अगर हिंदू भाई हैं तो कम से कम 50%, 40% को ही नौकरी दे दो ना हिंदू भाइयों को। छोड़ दो मुसलमानों को, वो इसी तरह से जी लेंगे। पंचर वाले कहते हो ना कि पंचर बना दे, तुम्हारे पास कल को गाड़ी आ जाएगी, तुम्हारे पास कल को कार आ जाएगा, तो वो जो गरीब मुसलमान है वो आपकी गाड़ी का पंचर बना के जी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने ही नौकरी के बारे में बात कर लीजिए। जितने भी अंधभक्त हैं, जितने भी जाहिल गंवार जो झंडा ढोते हैं, जो हिंदू मुसलमान में एकदम आगे आगे रहते हैं और हर बात को कहते हैं कि ना बिल्कुल सही कह रही है मीडिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे नेता, मारो इनको, मारो उनको, इस तरह की बातें, गोली मार दो सालों को, इस तरह के जो लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने ही नौकरी के बारे में बात कर लीजिए। हम आपके घर में ही काम करके खुश रहेंगे। अगर आप अपने घर में काम नहीं दीजिएगा तो आपकी गाड़ी का पंचर ही बना के खुश हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है, पेट ही तो पालना है, कुछ ही साल की तो जिंदगी होती है यहाँ पर, 50, 60, 70 साल की जिंदगी है ना। मतलब ये तो एक लॉजिकल बात हुई ना। ये आपको समझने की आवश्यकता है मेरे भाइयों कि आपको किस तरीके से एक चलता फिरता खतरनाक एक इंसान नहीं, जानवर बनाया जा रहा है इस मीडिया के द्वारा। जिस जानवर के दिलो दिमाग में सिर्फ एक बात रखा हुआ है कि सामने वाला मुसलमान दिखाई दे जाए उससे नफरत पाल लो, उसको मार देना है। ये बातें आपको मीडिया के द्वारा इस तरीके से इंजेक्ट की जा रही हैं और बहुत ही सहज अंदाज में किया जाता है, बहुत आराम के अंदाज में किया जाता है। दोस्तों, मैं अभी जैसे ये खबर देख रहा हूं, जैसे ये खबर अभी देख रहा मैं, यहां पर इस तरीके से मैटर को इंटेंसिफाई किया जाता है और जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मुस्लिम समाज के जो पढ़े लिखे बुजुर्ग होते हैं, जिनको मौलाना कहा जाता है, जिनको काजी कहा जाता है, जिनको मुल्ला भी कहा जाता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो उस्तानिया, फुकानिया, बहुत सारे जो डिग्रीज होते हैं वो लेने के बाद वो लोग बनते हैं। तो मीडिया में जब उनके बारे में खबर बताई जाती है जिसके बारे में ना कोर्ट ने साबित किया, ना कोई गुनाह साबित हुआ, लेकिन जब उनके लिए कोई भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो जानते हैं कैसे किया जाता है? जैसे कोई मुजरिम हो और उसके लिए तुम तड़ाक का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि आपके उस एक मौलाना की वजह से पूरे समाज पर टारगेट हो। क्योंकि उसको पता है मीडिया को कि मैं जब मौलाना पे टारगेट करूंगा ना तो ऑटोमेटिक मुस्लिम समाज के कुछ लोग रिएक्शन देंगे ही, और जब रिएक्शन देंगे तो जो दिमाग में थोड़े बहुत नफरत पाले हुए दूसरे समाज के लोग हैं उनको हवा मिल जाएगी कि देखो देखो देखो, आप लोग तो अपने समाज के गलती करने वालों को बोलते नहीं हो और आप लोग तो ऐसे हो वैसे हो। कहां छुपा बैठा हुआ है ये मौलाना, कहां छुपा बैठा हुआ है, तुम्हारे तेरी वजह से ये हो गया, तुम्हारे वजह से तुम, मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कि ऐसा लगता है कि ये वक्त से पहले ही मीडिया ट्रायल करके आप उसको जेल में डाल दो और उसको फांसी पे चढ़ा दो। इस बात को आप लोग गौर से सोचिएगा। मैं तमाम लोगों से कहता हूं, आप लोग भी, इस सारे लोग और हर कोई अपनी अपनी गलती को देखे कि हमसे गलती कहां हो रही है, हम किस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किस तरीके से समाज में जी रहे हैं, हम किस तरह के गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद वाले मैटर को लेकर जब मैंने एक दो लोगों के पोस्ट को देखा जिसमें बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि वहां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया डॉक्टर्स के द्वारा, मतलब जो मेडिकल के लोग गए थे, और उस तरह की कुछ बातें की गई थी जिसके बाद से एक लड़ाई झगड़ा का माहौल वहां पे बना। कुछ भी बातें हो सकती हैं और ये बात सोचने वाली है कि कोई भी पागल आदमी जाते के साथ किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारता है, कहीं ना कहीं कोई बात हुई होगी। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि पत्थर मारना, लड़ाई झगड़ा करना किसी भी तरीके के बात का सॉल्यूशन नहीं है। ये गलत था तो गलत है, लेकिन अब इसको देखिए, ये एक नॉर्मल सी घटना है जो 135 करोड़ की आबादी वाले देश में घटी है, लेकिन इसको मीडिया के द्वारा ऐसे इंटेंसिफाई किया जाएगा, इस तरीके से बताया जाएगा कि बाप रे बाप, इससे बड़ा तो इस देश में कोई दूसरी घटना ही नहीं घटी। सेम घटना जो है बिहार में एक जगह घटती है, लेकिन इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है ना। सेम घटना, ये कल की बात है, सेम घटना घटती है। दूसरी घटना एक बलात्कार का घटता है कि क्वारंटाइन की वाली जगह पर एक महिला के साथ लगातार 2 दिन तक बलात्कार किया। लेकिन मैं खुद नहीं बोलना चाहता कि ये किस समाज से जुड़ा हुआ मामला, किस समाज से नहीं, लेकिन किसी मीडिया ने दिखाया आपको? नहीं दिखाएगी मीडिया, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक है कि मुसलमानों का डर दिखा के, मुसलमानों से नफरत दिखाकर आपको एक तरफ किया जाए और आपको वोट बैंक बनाया जाए।
जो शिकायत आप लोग करते हैं ना कि कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, उसने आरएसएस को छूट दे के रखा जिससे कि हिंदू मुसलमान होता रहे और वो एक वोट लेती रहे, वही चीज आपके साथ हो रहा है। जब वो गलत था तो ये क्यों नहीं गलत है? तो आप देखो, एक और आया राजेश चौ, जिहादी लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये इसकी भाषा क्यों इस तरह की निकली? ये जिस जगह पे रहता होगा, क्या ये कभी किसी मुसलमान से मुलाकात नहीं किया होगा? राजेश चौ, तुम जहां रहते हो तुम ही बताओ, क्या कभी अपनी जिंदगी में किसी मुसलमान से मुलाकात नहीं की है? कितने मुसलमानों को जानते हो जिसने तुम्हारी जिंदगी पर किसी तरह का नुकसान पहुंचाया? मैं तो ये भी कहता हूं कि जितने हिंदू भाई मुसलमान हैं, अपने अपने डायरी में लिखना शुरू करें कि किस मुसलमान ने तुम्हारे को नुकसान पहुंचाया, किस हिंदू ने तुम्हारे को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें सबसे ज्यादा अपने ही खानदान के लोग, अपने ही मजहब के लोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले मिले होंगे। तुम्हारे अपने खानदान के लोग जो हिंदू होंगे, तुम्हारे अपने खानदान के लोग जो मुसलमान होंगे, वो सबसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में नुकसान पहुंचाए होंगे। चाहे वो जमीन की लड़ाई हो, चाहे वो जायदाद की लड़ाई हो, चाहे किसी तरह का मामला हो। लेकिन ये जो जिस लड़के ने ये लिखा अभी, ये जो राजेश नाम का इंसान ने लिखा कि जिहादी लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसने किस जिहादी मुसलमान को देख लिया? बॉर्डर के पास से आतंकवादी आते हैं, नो डाउट पुलिस कार्रवाई करती है, आर्मी बैठी हुई है उसके लिए। जिहाद के नाम पे बहुत सारे ऐसे हैं जिस लड़के को बहकाया जाता है, लेकिन जो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करते हैं उसको बताने के चक्कर में पूरे समाज को किस तरीके से टारगेट किया जाता है, वो तुम्हारे जैसे लड़कों को बेवकूफ बनाने के लिए मीडिया के द्वारा किया जाता है। वरना मध्य प्रदेश में पकड़े गए वो 11 हिंदू आईएसआई के जो एजेंट निकले थे, उसको मीडिया ने उस तरीके से नहीं दिखाया, नहीं बताया, ना ही जिक्र करते हैं। जो रोज भीड़ बनकर किसी मुसलमान का कत्ल कर देते हैं, वो क्या मुसलमान का कत्ल करने वाला किसी आतंकवादी से कम है? लेकिन अगर वो चीज तरीके को बता दिया जाए, मीडिया उसको अगर दिखाना चाहे, तो आपको आज आतंकवादी साबित कर दे। इस तरह के राजनीति से बचिए मेरे भाई, इस तरह के राजनीति से बचिए। आपको चलता फिरता बम बनाया जा रहा है, आपको चलता फिरता एक बहुत बड़ा खतरनाक जंतु बनाया जा रहा है समाज के लिए। इस तरह की राजनीति से बचने की आवश्यकता है दोस्तों। अदरवाइज ये देश की मीडिया जो है वो चाहती है कि एक इस तरह का माहौल बने इस देश में कि कोई भी घटना घटे उसको मुसलमानों से जोड़ो, और मुसलमानों का किसी भी तरीके से मौका मिले, जिसको गुंडे को मिले, मीडिया नहीं करेगी खुद आकर। यानी कि वो रजत शर्मा, सरदना, रोहित वो तिहाड़ी, सुधीर तिहाड़ी, अंजना ओम कश्यप, ये रूबिका लियाकत, ये लोग आकर आपको मारेंगे नहीं, लेकिन जो आपको मार डालेगा भीड़ बनाकर, वो उसको उकसाने का काम कर रहे हैं, उनके घटना करने को जायज ठहराने का काम कर रहे हैं। और वो लोग जो इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं, वो हिंदू, वो मुसलमान, वो भीड़, जो अगर किसी के इंसान को मार देता है भीड़ बनाकर, कत्लेआम कर देता है, दंगा फसाद कर देता है, वो अपने आप को जस्टिफाई कर देता है कि देखो देखो मीडिया ने बताया था कि ये मुसलमान इस तरह का काम कर रहे हैं। नाम डायरेक्ट मुसलमान का भले नहीं लेंगे वो लोग, लेकिन जिस तरीके से बताएंगे वो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये मुसलमान ही है। तो आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि ठीक किया, मार दिया इसने, ठीक किया, मार दिया उसने। ये इस तरह के मेंटालिटी को आप लोग समझिए मेरे भाई। ये मामला बहुत ही गंभीर रूप लेता जा रहा है इस देश में। इस बात को समझिए कि आप हिंदू मुसलमान के बारे में आज से नहीं, ये भारत की आजादी के समय से होता आ रहा है। आपको पता होगा अंग्रेजों ने जिस तरीके से बुलेट बनाया था, तो उसमें भी हिंदू मुसलमान कराया गया। अंग्रेजों ने जानबूझकर मंदिर में अगर किसी तरह का मांस फेंका तो मस्जिद में सुअरों का मांस फेंका और हिंदू मुसलमान करवाया। अंग्रेजों ने जिस तरीके से देश पर राज करने के लिए हिंदुओं को भड़काया मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को भड़काया हिंदू के खिलाफ। अंग्रेजों ने जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश करी भगत सिंह को, अशफाकुल्ला खां को, चंद्रशेखर, इस तरह के तमाम जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी हुए, उन लोगों को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके तोड़ने की कोई, आज वही सारी चीजें हो रही है। उस समय भी लोग समझाने वाले हुआ करते थे और आज भी लोग समझा रहे हैं कि आप इस तरह के राजनीति में ना पड़े, आप इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट मत कीजिए।
ये मीडिया वाले भी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि आप ही की तरह के हिंदू समाज के लोग इस तरह की खबर को पढ़कर, देखकर उस मीडिया को पसंद करने लग जाते हैं, जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है और उनको भी लगता है कि मेरे इसी तरह के कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं। आज हिंदू समाज पे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर जिस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए मीडिया के द्वारा, कोई मुसलमान वैसा नहीं है जो इसको पसंद करेगा, और कोई मुसलमान ये भी नहीं कह रहा है कि कोई अगर हमारे जैसे गलती हुई है तो आप इसको बख्श दो। नहीं, अगर कोई मुस्लिम समाज की गलती किया है तो उसको माफ मत करो, वो तो होगा भी नहीं माफ, क्योंकि उसको तो मौका मिलेगा हमारे देश में मीडिया को बात करने का। तो आप एक बहुसंख्यक समाज होकर इनके चंगुल में मत आइए। देखो, एक और बंदा आया, जॉन डिगोस्टा। जॉन, मुझे एक बात बताओ कि तुमने कुछ पार्टिकुलर खबरों को किस तरह से देखा है? कोरोना को फैलाने की जो मामलात हैं, तुमने 2 खबरें बता दो मुझे जिसमें यह बताया जाए कि किसी हिंदू समाज या किसी जैन समाज या किसी सिख समाज के द्वारा फैलाया गया हो, इस तरह की खबर तुम्हारे दिमाग में आई हो। लेकिन कोई मुसलमान समाज से अगर किसी तरह की खबर आई होगी ना, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली खबर आई होगी, अच्छा ये मुसलमानों ने किया है। मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है कि खबर ना दिखाई जाए या दिखाई जाए, तकलीफ इस बात से है कि जिस तरीके से दिखाई जाती है वो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि ये मुसलमानों ने किया है। अदरवाइज अगर आप सिख समाज का, वो जो निहंग सिख ने एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया, बिहार में कल पुलिस वालों पर और मेडिकल टीम के ऊपर हमला किया गया, और वो करने वाले कौन थे मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके दिमाग में ये खबर कभी नहीं आई होगी, आपके आंख के सामने वो खबर कभी नहीं आई होगी, जिससे आपके दिमाग में ये बात फैले या बात आए कि अच्छा ये हिंदू भी ऐसा कर सकते हैं। और जबकि होता है, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू करते हैं, वो जो भी करते हैं नाम के हिंदू होंगे या नाम के मुसलमान होंगे, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि अच्छा ये मीडिया वाले कोई मुसलमान के कांड को भी ना दिखाएं, तो यही खराबी है कि मुसलमान के कांड को ना दिखाएं। ये अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मुझे एक मुजरिम के तौर पे आप पेश करो, कोर्ट में कार्रवाई करो, लेकिन आप ये ना कहिए कि अच्छा ये मुसलमान करवाया है या मुसलमान कर रहा है। यही चीज खतरनाक है और इसी बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं। आपके आंखों के सामने कितनी खबरें आई जो ये बात दिखाती हो कि पथराव करने वाला हिंदू भी हो सकता है। पथराव करने वाला गरीब कोई हिंदू, गरीब कोई मुसलमान, या कोई बेवकूफ हिंदू या कोई बेवकूफ मुसलमान, ये भी हो सकता है। बताओ कोई खबरें आई हो तो। अगर इस तरह की खबरें तुम्हारे तक आती ना, तो तुम इस तरह का लैंग्वेज नहीं लिखते कि अच्छा मीडिया भी ना दिखाए मुसलमान कोई गलती करे तो। यही चीज, यही मेंटालिटी को मैं बता रहा हूं कि यही खतरनाक है। कल को अगर तुम्हारे इलाके में दंगा होता है ना, और वहां पर मुसलमानों को मारा जाएगा, तो तुम ही ये कहोगे कि अच्छा हो रहा है, मरने दो, ये साले ऐसे ही होते हैं। यही खतरनाक है, यही चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि ये जो जेनोसाइड जब होगा ना, नरसंहार होगा, दंगा फसाद होगा, तो आप बैठ के घर में यही कहोगे कि अरे यार ठीक है मरने दो। आप खड़े नहीं होइएगा मजलूम के साथ, आप खड़े नहीं होइएगा किसी गरीब के साथ। यही मेंटालिटी को मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये खतरनाक जो माहौल है ये देश की मीडिया फैला रही है ना। आप इस बात को समझिए कि आपको किस तरीके से चलता फिरता नफरत की दुकान बनाया जा रहा है। आपके मन में कोई नफरत नहीं है किसी मुसलमान को लेकर, लेकिन जब भी कोई मामला सामने आएगा, आप उसमें सबसे पहले ये खोजिएगा कि एक घटना करने वाला कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है। आप उस घटना को घटना के तौर पे नहीं देखेंगे, आप उस मुजरिम को मुजरिम के तौर पे नहीं देखेंगे। इस देश का जो कानून है ना, वो सबके लिए बराबर है। इस देश का जो संविधान है वो सबको सबको बराबर का अधिकार देता है, और कार्रवाई करने का भी बराबर कानूनी अधिकार देता है। लेकिन आपको और मुझे नहीं, बल्कि पुलिस को, न्यायपालिका को यह हक है कि वो किसी के बारे में पता करे, जांच करे और फिर उसके ऊपर में कार्रवाई कराए। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये ट्रायल की बात तो छोड़ो, ये तो किसी समाज को बिल्कुल खतरनाक तरीके से इस तरीके से पेश कर रहे हैं
कि कल को अगर आपके हाथ में ये छूट दे दिया जाए कि जाओ तुमको अगर किसी को मारना है, एक दिन के लिए छूट दे रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि चलो किसी मुसलमान को मारते हैं। आप इस तरह के हथियार मत बनिए किसी नेता के लिए या किसी मीडिया के लिए या दंगाई जनसंघी मानसिकता के किसी आतंकवादी के लिए। आप इस बात पे अगर गौर कर सकते हैं तो गौर कीजिए। यकीन मानिए, जो मैं कह रहा हूं बहुत दिल से बात कह रहा हूं कि आप चलते फिरते हथियार बन रहे हैं उन जनसंघी मानसिकता के, उस कट्टरवाद के, उस सांप्रदायिकता के, उस हिंदू मुसलमान करने वाले गुंडों और आतंकवादियों के आप हथियार बन रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये मीडिया वाली जो चाहते हैं ये लोग कि देश में जेनोसाइड हो, हिंदू मुसलमान हो, आग लगे और एक समाज के ऊपर में लोग कहर बन के टूट पड़े, और वो जब खबर उसके बारे में भी दिखाएंगे ना तो इस तरीके से पेश करेंगे कि ये मुसलमानों ने ही कराया और मुसलमानों को अगर मारा गया है तो अच्छा हुआ है। ये इस तरीके से पेश करेंगे, इस तरीके से उस खबर को दिखाएंगे। ठीक है, इस बात पे गौर कीजिएगा आप लोग दोस्तों, किस तरीके से इस देश में लगातार जो मीडिया है ना वो हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में एक नफरत की बीज बो रही है कि ये मुसलमान इस देश के दुश्मन है, ये मुसलमान इस देश के लिए नुकसान है, ये खतरनाक है, ये आने वाले नस्ल के लिए ठीक नहीं है। ये खाई बढ़नी शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत गुजरात से ही हो चुकी है और आज वो फिर देखने को मिल रही है कि एक सरकारी हॉस्पिटल में हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग वार्ड बनाया जा रहा है। ये खबर में है, आप लोग खबर को नहीं देखेंगे वो जहां पर इस तरह की बातें आती हैं, आप वो खबर में देखेंगे जो मीडिया वाला आपको दिखाना चाहता है, आप पर टारगेट करता है कि इस तरह के लोगों को ये मुसलमान के खिलाफ भड़काओ। और यही चीज बहुत खतरनाक है इस देश के लिए दोस्तों। अगर आप वाकई में देश का भला चाहते हो तो बताओ ना, दुनिया का कौन ऐसा देश है जो वहां पर हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई आपस में दो लड़ाई कर करके वो तरक्की किया हो। अमेरिका को अगर तरक्की पर है, इंग्लैंड अगर तरक्की पर है, कनाडा अगर तरक्की पर है, तो बता दो वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान करके किया जाता है। हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें उस तरह का अपना कैरेक्टर भी बनाना पड़ेगा, हमें उस तरीके से अपने मिजाज को भी अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए और किसी घटना को जानबूझकर हिंदू मुसलमान से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। हर समाज में अच्छे बुरे लोग हैं, हर समाज में घटिया लोग हैं, और मीडिया के इस प्रोपेगेंडा में मत पड़िए। यकीन मानिए, आपको चलता फिरता नफरत की दुकान और एक बॉम्ब बनाया जा रहा है, हथियार बनाया जा रहा है कि कल को कहीं दंगा फसाद होता है तो आप थोड़ा भी ना हिचकिचाएं किसी मुसलमान गरीब औरत को पेट फाड़ने में, किसी गरीब मुसलमान बच्चे को गला काटने में आप थोड़े भी नहीं हिचकिचाएंगे कि ये चलो मुसलमान है मार डालो। इस बात पर गौर कीजिए आप लोग। संजीव साहू साहब, बिल्कुल अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोगों का ही इस देश में गुजारा होना चाहिए, और अगर आपको अपना आइडियल बनाना है तो विवेकानंद जैसे लोगों को बनाइए। आप बनेंगे गोडसे जैसे और हम बनेंगे कलाम जैसे, ये बराबर, ये गलत बात है ना। आप भी बनिए विवेकानंद जैसे, हम भी बनेंगे एपीजे कलाम जैसे, बराबर की बात होनी चाहिए। ठीक है। अर्जुन सिंह, कौन सी बात गलत बोल रहा हूं मैं? बताओ कौन सी बात गलत बोल रहा हूं, बताओ कमेंट करके क्या बात मैंने गलत बताई। मीडिया के सारी खबरें जो मुसलमान हिंदू कर रही थी, वो मुंबई वाला भी मैटर, पता है मीडिया का मकसद क्या होता है? वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात को बैठा देती है कि ये मुसलमानों ने कुछ किया है, और उसके बाद में वो खंडन भी हो जाती है, बात झूठी भी हो जाती है, बात साबित ना, तो आपको लगता होगा छोड़ो छोड़ो हटाओ, किसी ने प्रेशराइज करके खबर को बंद करवाने की बात की होगी, लेकिन कराया तो मुसलमानों ने ही होगा। ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है, और यही नफरत बनते 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 एक दिन दंगा फसाद होता है और फिर आप एक कातिल बन जाते हैं, है ना।
इस बात पे आप सोचिए कि किस तरीके से आपको चलता फिरता एक हथियार बनाया जा रहा है। और यही चीज मैं मुसलमानों के लिए भी कहता हूं कि कोई मुसलमान अगर भड़काऊ भाषण देता है, भड़काऊ बातें करता है, आप उसको सीधे से खारिज कीजिए। इस देश में कट्टरवाद का कोई भी जगह नहीं है दोस्तों, चाहे वो मुसलमान दिखाए या हिंदू दिखाए या सिख दिखाए या ईसाई दिखाए। कट्टरवाद का इस देश में थोड़ा भी गुजारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा अच्छे रहेंगे। अच्छा, एक शिकायत और भी है, शिकायत नहीं, एक बात को समझिए, एनालिसिस है ये, एक रिसर्च है, एनालिसिस है, ये मेरा रिसर्च है। बहुत सारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनको पलट जाने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। पलट जाने का मतलब वो नहीं कि वो मतलब अच्छा वो कहते कि नहीं हम हिंदू मुसलमान एकता को बल देते हैं, लेकिन उनके सामने दो चार खबरें आ जाती हैं इसी तरह के गोदी मीडिया दलालों की वजह से कि मुसलमान ने ऐसा किया, मुसलमान ने ऐसा किया, ये मुसलमान ने ऐसा किया। वो फौरन से उनकी मेंटालिटी बदल जाती है कि अरे यार तुम लोग ठीक हो जाओ यार, अरे यार तुम लोग, मतलब देखो वो सेक्युलर हैं, वो ईमानदार हैं, वो अच्छे हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जिस तरीके से उनको मौका मिलते ही वो तुरंत बदल जाते हैं। उनको ये लगता है कि अरे यार कुछ ना कुछ भी कहो यार, ये मुसलमानों में ही प्रॉब्लम है। उस तरह की मेंटालिटी बन जाती है उनकी। क्यों? मैं ये नहीं कहता कि वो इंसान बुरा, क्योंकि उनको खबर ऐसी कानों में पिलाई जा रही है, उनको दिखाई जा रही है जानबूझकर, और वो इस तरह के मेंटालिटी के बन जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस बात पे पुख्ता यकीन रखते हैं हिंदू मुसलमान एकता पर, ईमानदार सोच पर और सच्चाई वाले खबरों पर, देश के संविधान पर, तो आप मरते दम तक वैसे रहिए, हम भी रहेंगे। हम भी वैसे, आपको ही नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए बात लागू होता है। तुरंत भर में आपको अपनी जो विचारधारा है ना, तुरंत भर में मत बदल लीजिए। दो चार एग्जाम्पल देखकर, दो चार इस तरह की घटना देखकर, इससे आप 60 साल की जिंदगी को अपना असर मत डालने दीजिए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, सब लोग मिलजुल के रहिए, और कट्टरवाद का किसी भी तरीके से कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। और ये मीडिया बहुत बड़ी खतरनाक होती चली गई है। ये चाहती है इस देश में मुसलमानों का कत्लेआम कराना चाहती है ये मीडिया, जो हिंदू मुसलमान को हर घटना से जोड़ रही है। ये लगातार जो है, ये पूरे घटना को, कल को कोरोना खत्म भी हो जाता है ना, और जब मामला गरीब के मरने पर आएगा, किसानों पर आएगा, जब जो बेचारे वो मजदूर जो पैदल चलने पे मजदूर हैं, जब उस पर बात आएगी ना, तो लोग वो सारी बातें भूल कर वो जोड़ने लग जाएंगे, कितने मुसलमानों ने क्या किया, कितने मुसलमानों ने ये घटना को अंजाम दिया, यही सब जोड़ेंगे। आप इस तरह के राजनीति पे मत पड़िए, और आप इस तरह के घटिया पॉलिटिकल जो दलाल कुत्ते बैठे हैं, जिनके सामने हड्डी फेंक कर कटवाया जाता है किसी एक समाज को मीडिया के द्वारा, नेता के द्वारा, आप उसके हथियार मत बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अरविंद राज भाई, बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा हूं। देखो ये देखो, कुंदन सिंह बिष्ट नाम के ये लोग हैं ना, ये नफरती कीड़ा पाले हुए हैं, ये गंदगी फैलाने वाले लोग ही हैं ये, कि कश्मीरियों के, अरे किसने उस चीज को सही बोला यार, किसने सही बोला? कौन ऐसा मुसलमान होगा जो ये कह दे कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में ना बसाया जाए? उसके लिए वो 22 साल से फिर वो सजा झेल भी रहे ना। जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया और जिस लोगों ने भी मदद किया, वो 22 साल से उस चीज को तो झेल रहे ना, आर्मी के कार्रवाई को, पुलिस को, पैलेट गन को। कितना नफरत पालोगे यार, कितना नफरत पाल के जिंदगी भर टॉर्चर करना चाहोगे क्या? औरत को गोली मार देना, बच्चों को गोली मार देना, कितने साल तक नफरत पालोगे? और कब तक इस तरह के घटना को तुम कहते रहोगे ना ना ठीक हुआ, कश्मीरी पंडित के साथ यह हुआ तो मारो उन सालों को, मारो गोली उसको? कब तक ऐसे करोगे? कभी तो खत्म करो। किसने बोला? मैं आगे चल रहा हूं, मैं तमाम मुसलमान को कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, मुसलमान तुम्हारे सामने खड़े होकर, तुम्हारी अगर हिम्मत है, थोड़ा हिम्मत भी दिखाओ ना, चलो ना बसते हैं कश्मीर में, चलो पंडितों को जितने भी दिल्ली में हैं, इधर अनुपम खेर जैसे जो पंडित हैं कश्मीर के,
तुम्हारे आगे हम लाइन बना के चलेंगे, देखते हैं कौन तुम्हारे ऊपर हमला करता है, चलो बसाते हैं। तुम्हारे ऊपर राजनीति की जाती है, तुम्हारे कश्मीरी पंडित का नाम ले लेकर मुसलमानों के पार होने पर ज्यादती को जस्टिफाई कराया जाता है कि कहीं मुसलमानों को मारा जाए ना, तो ये बात कह के जस्टिफाई करो कि अरे तुम पंडितों को मारा जाता कहां थे। कौन ऐसा मुसलमान है जो उसको जायज ठहराएगा? थोड़ा सा हिम्मत पैदा करो अपने अंदर में, चलो बसते हैं वहां पर, चलो चलते। अब तो कानून भी खत्म हो गया 370। कितने लोगों ने प्लॉट खरीद लिया वहां पर, कितने लोगों ने जाके अपना घर बना लिया, जो कह रहे थे कि अच्छा कानून खत्म हो गई तो अब जाके हम प्लॉट खरीदेंगे, जाके घर बनाएंगे। चलो आर्मी वहां पर साल भर से बंद करके रखी हुई है, पुलिस वहां पे लगातार लोग बंद करा के रखी हुई है। चलो तुम्हारे सामने हम खड़े होंगे, तुम्हारे ऊपर गोली चलेगा या कोई आतंकवादी घटना होगी, हमें पड़ेगी पहले गोली, खत्म इस बात को। क्यों इतना बड़ा नफरत पाल के पाले हुए हो यार? अबे जाहिल इंसान, उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तुम अपने बाप से पूछो कि तुम्हारा बाप कहां था उस वक्त। कुंदन सिंह, तुम्हारा बाप उस वक्त कहां था? वो नामर्द बन के क्यों छुपा पड़ा हुआ था? क्यों नहीं आवाज उठाया सरकार के सामने कि ये पुलिस कार्रवाई करा जाए, या आतंकवादियों पे कार्रवाई करा जाए जो कश्मीरी पंडित के ऊपर हमला कर रहे हैं। और कश्मीरी पंडित ही नहीं, वहां पे सिख भी, मुसलमान भी, सबको नुकसान हुआ था। तुम्हारा बाप नपुंसक की तरह क्यों खड़ा था वहां पर? सरकार के सामने जाकर आंदोलन करता कि पुलिस कार्रवाई करो। तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुमसे भी नहीं पूछ सकता कि क्योंकि तुम भी नहीं पैदा हुए होगे, तुम्हारे शक्ल से लग रहा कि तुम 25-30 साल के आदमी होगे। तुम अपने बाप से पूछो कि क्यों वो नपुंसक बन के चूड़ी पहनकर बाहर नहीं निकला, घर में बैठा रहा। तुम मुझसे पूछ रहे हो सवाल। देखो देखो, अभी भी वही सवाल। ये पता है कौन है? ये संघी मानसिकता का बंदा है, ये जो चाहता नहीं है इस देश में हिंदू मुसलमान एकता। ये चाहता है कि बस एक नफरत फैली रहे और ये कुत्ते जैसे लोग जो हैं वो राज करते रहे। ये वही इस तरह के लोग हैं, बेशर्म लोग हैं इस तरह के लोग। और ये जानते हो, ये हो सकता है कि ये नामर्द आदमी नकली अपना बना कर आया हो आईडी। मैं कह तो रहा हूं, चलो तुम्हारे साथ, चलो तुम्हारे अंदर अगर मर्दानगी है, हिम्मत है, तो चलो वहां बसते हैं और सड़क पे निकलो सारे पंडितों को लेकर कि भैया हमें बसाया जाए वहां पर, हम साथ में चलेंगे। अभी नहीं, अभी कोरोना का जब तक खत्म नहीं हो जाता, भारत सरकार की बात को मानो, उसके बाद से तुम निकलो सड़क पर। हम लोग तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे कि चलो वहां पे बसो। सबसे आगे रखो उस अनुपम खेर को, उसके आगे भी हम लोग खड़ा रहेंगे ताकि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का पत्थर, गोली अगर कोई चलाता है, जिसका नाम ले लेकर तुम लोग बाकी के जितने भी घटना है उसको तुम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, वो हमारे ऊपर पहले पड़े। 22 साल से वहां पे आर्मी है, 22 साल से वहां पर जब न तब जब भी हमला होता है पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, पायलट गन चला दिया जाता है। 22 साल से हो रहा है यार, कब तक करोगे ये? चलो ना, कदम उठाओ, इसको ठीक किया जाए। है ना? बहुत सारी बातें हैं यार, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस देश में नफरत का कीड़ा जो है ना, यही फैलाया जा रहा है, इसी तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है। यही सवाल है, यही चीजें हैं जो ये लगातार कर करके तुम्हारे हमारे नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल महमूद भाई, ये देखो सब लोग तैयार हैं, चलो खड़ा करो सारे पंडित भाइयों को जो कश्मीर से आए हुए हैं। चलो हम लोग सब लोग चलने को तैयार हैं तुम्हारे सामने खड़े होकर। बसो वहां पर चलकर, रहो थोड़ा वहां पर, स्ट्रगल करो, बसने की कोशिश करो, हिम्मत दिखाओ, मर्दानगी दिखाओ। चलो हम साथ में रहेंगे तुम्हारे। मत करो यार ये हिंदू मुसलमान, मत करो। ये तुम्हारे हक को मारा जाएगा, तुम्हारे बच्चों के नस्ल को ठीक नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा। पढ़ाई नहीं हो पाएगी उनकी, नौकरी नहीं मिलेगा, फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे, और तुम्हें हिंदू मुसलमान का कीड़ा पालकर तुम्हें नुकसान पहुंचाते रहा जाएगा। और उसके लिए दलाल को फ्रंट लाइन पे खड़ा किया गया है, मीडिया को, जो ये लगातार इस चीज को बताते रहेंगे कि तुम्हारे साथ बताओ ना, तुम्हारे साथ कितने मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे पर्सनल जिंदगी में तुम बताओ, लिस्ट करो, लिस्ट बनाओ, कितने पर्सनली तुमको मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया, कितने हिंदुओं ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया पर्सनल जिंदगी में। मेरे पर्सनल जिंदगी में तो आज तक किसी हिंदू ने नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं क्यों किसी हिंदू के लिए नफरत पालूंगा?
मेरे तो बचपन से दोस्त ही रहे हैं, मैं तो पढ़ा भी हिंदू नाम के स्कूल में हूं। वहां पर अकेलौता मैं मुसलमान रहा करता था। आज भी मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं, बचपन से लेकर आज तक। क्या मतलब है इस चीज का? तुम अपने पर्सनल जिंदगी में बताओ। तुमने धर्म के आर पे कट्टी करते हो क्या? क्या लिखा है तुमने? सही से लिखना तो सीख लो यार। तेरा खानदान कुंदन आर्मी में, फिर भी तू इतना नीच सोच का इंसान है। शर्म आती है तेरे वो आर्मी वाले लोग तुझ पे तो थूकते होंगे, फिर शर्म आनी चाहिए तुझे। तो फिर तेरे दिमाग में इतना कट्टरवाद भरा हुआ है, हिंदू मुसलमान भरा हुआ है, शर्म आनी चाहिए तुझे। अच्छा हुआ तू नहीं है आर्मी में, वरना हो सकता था कि तेरे जैसा इंसान किसी मुसलमान को देख के गोली मारता फिर जानबूझकर। इसीलिए शायद तू नहीं है आर्मी में। तेरे घर वाले लोग, अगर तेरा भाई बाप अगर कोई आर्मी में होगा, हो सकता है वो ईमानदार हो और वो इसीलिए आर्मी में है। लेकिन तू अगर होता तो शायद किसी ना किसी के साथ तू ज्यादती करता। समझ गया ना कि तू क्यों नहीं है आर्मी में? क्योंकि आर्मी में वही होगा जो वाकई में देश प्रेमी होगा, देशभक्त होगा, ईमानदार होगा। और हमारे देश के सैनिकों को सलाम है जो बेचारे इस तरह के माहौल में भी वो सारे देशवासियों का सब बेचारे देखभाल करते हैं। बॉर्डर पे गोली वो खाते हैं और तेरे जैसे लोग बैठ के देश के अंदर में गद्दारी और हिंदू मुसलमान करते हैं। ठीक है। देखो एक और आया नफरती कीड़ा, ये जयदेव। जमात क्यों चाहती है मुस्लिम पुलिस डॉक्टरों का कत्ल? कितने नफरत पाले हुए हो यार, ये कीड़े कहां से पैदा किए जा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। चलिए अपना ख्याल रखिए सब लोग। मैं फिर कहता हूं कि बीमारी से बचिए, घर में रहिए आप। यार कर लो जितना नफरत करना है कर लो, मुझे इसका फायदा तुम बताना बुढ़ापे में। और मैंने जो एक पोस्ट डाली थी कि आज से 30 साल बाद 1 जनवरी 2050 को मैं रहूंगा वहां पर दिल्ली के चांदनी चौक या जामा मस्जिद के पास या इंडिया गेट के पास, कहीं पर भी। वहां पर जो भी अच्छा लगेगा सब लोग वहां पर मिलेंगे। जब हमारी उम्र 60 साल के ऊपर होगी, जरूर 1 जनवरी 2050 मिलना वहां पर। बिस्ट तू है ना यहाँ पर, मिलना वहां पर आकर और मुझे फिर बताना कि तूने क्या पा लिया और क्या खो लिया। जरूर मिलेंगे, उम्र रहेगी तो जरूर मिलेंगे। मौत नहीं हुई या दंगा फसाद में कोई किसी को ना मारा तो हम लोग जरूर मिलेंगे वहां पर इंडिया गेट पर 1 जनवरी 2050। आज से जबरदस्त तरीके से 30 साल के बाद। ठीक है, लिख के रख ले इस डेट को। सब लोग, अच्छे लोग भी हैं वो भी, जो हमारे दोस्त हैं वो भी, जरूर मिले एक दूसरे के साथ 1 जनवरी। ऐसे तो मिलना, जब भी मुलाकात करना हो जरूर मिलिए, लेकिन 1 जनवरी 2050 जब उम्र हमारी होगी 50-60 साल की, और हम लोग वहां पर एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या होता था 2020 में, क्या होता था 2014 से लेकर हिंदू मुसलमान जिस तरीके से किया गया, क्या होता था उसके बाद। हम लोग सब बात करेंगे मिलकर। ठीक है, मजा आएगा। देखो एक और आया, राजर्षि। अच्छा, सबसे बड़ा खतरनाक तो ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। ये पढ़ लिख के भी साले इतने बड़े गंवार हैं, ये पढ़ लिख के भी इतने बड़े ये जाहिल है, ये वायरस से भी खतरनाक है। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग जिस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं दूसरे का, ये इतिहास के इस तरह से बातों को मोड़ के देंगे, ये घटिया बातों को इस तरीके से पेश करेंगे कि आपके दिमाग में भी ये बात फैल जाएगी कि ये समाज के लोग देश के दुश्मन हैं या मेरे दुश्मन हैं। हम अपने समाज को ही समझा रहे हैं, हम अपने समाज को ही समझा रहे हैं। तुम्हारे दिल में इससे नफरत कम हो जाएगी तो बताओ। अफसोस की बात है यार, इस तरह की बातें मत करा करो। आप लोग पढ़ लिख के भी क्यों इस तरह की बातें करते हो? चलो आप लोग अपना ख्याल रखिए। जो सरकार ने कहा है कि घर में रहना है, घर में रहिए, बिल्कुल। अगर हम लोग ईमानदारी से पालन किए होते, जितने भी लोग ये बताओ ये कोरोना का ढाल पीट रहे हैं, कुछ लड़के हैं जो पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मसाल निकाल दे रहे हैं, कुछ लोग, अगर ये कोरोना से बचने के लिए ईमानदारी से लॉकडाउन का लोग पालन कर चुके होते तो शायद अब तक लॉकडाउन खोल चुके होते हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ घटिया मानसिकता के लोग, कुछ बेवकूफ लोग, कुछ बेवकूफी में, कुछ जानबूझकर भीड़ लगा दे रहे हैं सड़कों पर और वायरस फैला दे रहे हैं। ये फैलेगा इसी तरीके से जब तक भीड़ लगेगी और तब तक ये लॉकडाउन का मामला बढ़ता रहेगा।
इसमें कोई गलती नहीं है सरकार की, ये गलती हमारी आपकी अगर हम बात नहीं मानते हैं तो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतने देर तक जुड़े रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए और किसी भी तरीके से नफरत, अच्छे काम में करते रहिए। जितने लोग खाना बांट रहे हैं, जितने लोग गरीबों की मदद करते हैं, करते रहिए। ये नफरत फैलाने वाले कीड़े नफरत फैलाते रहेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है जब तक सरकार ना चाहे। ठीक है, और जो लोग अच्छे हैं हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के, वो हमेशा अच्छे रहेंगे, एक दो घटना से अपनी सोच नहीं बदलेंगे। बाकी ये मीडिया जो कराना चाहती है उस पर हम लोग पानी फेरते रहेंगे अपनी आपसी एकता से। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।